नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कई बार सोच कर के कि जो भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है और उसमें जो उतनी ही दिव्य और भव्य जो उनकी प्रतिमा है, उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, उससे जो एक माहौल बन गया है पूरे देश में और जहाँ-जहाँ दुनिया भर के देशों में भारतीय रहते हैं, उसकी जो घबराहट है, खास तौर से जो मोदी विरोधी हैं, उनकी घबराहट अब देखने लायक है। एक परिणाम तो हमने बिहार में देख लिया है, 1 विकेट तो टपक गया और कहीं न कहीं जो दूसरे चेहरे हैं, किसी न किसी रूप में उनकी भी परेशानी दिखाई तो दे रही है। अभी पिछले दिनों हमने सुना दिल्ली के मालिक से, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यानी दिल्ली सरकार भी तो जो भगवान राम का रामराज था, उसी के पद चिन्हों पर चल रही है। अब सुनकर के गुस्सा भी आया और तरस भी आया और हँसी भी आई कि ये आदमी किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाता है। इसके अलावा कई और ऐसी घटनाएँ हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो वहाँ तो एकदम ही जैसे जितना भी गुब्बारा फूल पाया था, वो उसकी तो हवा निकल गई है और उसकी तो संभावनाओं पर ही एक बड़ा ग्रहण लग गया है। इस बीच एक और खबर आ गई ज्ञानवापी की और जिस तरीके से एएसआई के सर्वे की वजह से अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला हुआ था, वो सर्वे के बेस पे ही हुआ था। उससे कहीं ज़्यादा पुख्ता और सबूतों के साथ ये ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ है, उसकी रिपोर्ट आ गई। तो एक और रुझान हमें दिखाई दे रहा है, एक और परिणाम आता हुआ दिखाई दे रहा है और अब तो जो विष्णु जैन हैं और पिता-पुत्र दोनों ने ही ये दावा किया है कि अयोध्या में तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो ही गई है। अब वो दिन दूर नहीं है जब काशी और मथुरा भी हमारे पास होंगे, यानी हिंदुओं के पास होंगे पूरी तरीके से। तो इस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने-माने विश्लेषक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विजय सरदाना साहब। तो विजय जी के साथ जुड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, नमस्कार। प्रणाम सर, नमस्कार। बहुत स्वागत है साहब। ये बताइए कि इनको हम रुझान माने जो कुछ चल रहा था ये बिहार में, या एक राजनीतिक घटनाक्रम है? वहाँ ये असुरक्षा महसूस कर रहे थे, अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के चिंतित थे, या जो वो कह रहे हैं कि मुझे तो मुक्ति मिल गई, मैं तो वहाँ फँस गया था, मैं फिर से अपने घर आ गया। अब नीतीश कुमार को लेकर के जो तमाम तरह की बातें चलती रहती हैं, उनमें हम नहीं पड़ना चाहते, पर क्या आप कहीं देख रहे हैं कि जो एक राममय माहौल है और 2024 को लेकर के जिस तरह का एक माहौल बन गया है, उसके चलते भी ये घटनाक्रम हम होते हुए देख रहे हैं? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत है। सर, अगर आपको याद होगा, कई महीनों पहले, इनफैक्ट कुछ सालों पहले भी, जब पिछली बार 19 का चुनाव हुआ था, उसके बाद मैंने ये कहा था कि मोदी साहब आने वाले दिनों में जब तक 2024 का चुनाव आएगा, विपक्ष के हाथ में कोई मुद्दा भी नहीं छोड़ेंगे। जितने उनके एजेंडा हैं, देखिए होता क्या है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने जो एजेंडा होता है वो मैनिफेस्टो पे लिखता है, और वो सारे मैनिफेस्टो में जो जो उन्होंने लिखा, मेरे को लगता है मोदी साहब ने उनको पढ़ के एक चेकलिस्ट बना ली होगी कि ये सारे काम मुझे करने हैं, और एक एक करके उन्होंने वो सब कर दिए। तो विपक्ष के मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा बचा ही नहीं
कि जिसके कारण वो जनता के बीच में जाए। अब सवाल ये है कि जब 2024 का चुनाव है और ऑपोजिशन आज तक, मई से इन्होंने ये गठबंधन बनाना शुरू किया था इंडी अलायंस का, तब भी जिस दिन ये बना था उस दिन भी हमने कहा था कि इनका आपस में कोई लॉजिक नहीं है कि ये एक साथ क्यों काम करेंगे। ना आंकड़ों की दृष्टि से, ना आइडियोलॉजी की दृष्टि से, ना स्ट्रेटेजी की दृष्टि से, ना पर्सनैलिटी की दृष्टि से कहीं से कोई औचित्य नहीं था कि ये इंडी अलायंस बने। लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि किसी तरह से जो मोदी साहब को 35, 40, 42% जो वोट मिलते हैं अलग अलग राज्यों में, जो बचे हुए 60% वोट है, किसी तरह से हम एक झुंड बना के उस पर कब्जा कर लें। ये एकमात्र सोच ये थी कि किसी तरह से पहले कुर्सी बचा लो, उसके बाद सोचेंगे कि नीति क्या होगी और नीयत क्या होगी। लेकिन जैसे जैसे ये लोग आपस में बैठे, और आपको भी ध्यान है सर कि हर बार जब भी इनकी इंडी अलायंस की मीटिंग हुई उसके बाद हमने इस पे चर्चा करी, जी जी। और तब भी हमने ये कहा कि आज तक ये अपना कोई प्रोग्राम, कोई मिनिमम एजेंडा, कोई ऐसी नीयत या नीति नहीं बता सके जनता को कि इस इंडी अलायंस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों चाहिए। और इनके जितने भी नेता हैं, जो इंपॉर्टेंट नेता हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो, तमिलनाडु से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, महाराष्ट्र से हो, बिहार से हो, हर आदमी अपनी रास्ते में अलग चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं हम साथ काम करेंगे। तो कहीं से भी कोई लॉजिक नहीं था। तो आज जो हम देख रहे हैं, ये उस बढ़ती हुई जो जो मजबूरी में गठबंधन बना था, पहली मीटिंग के बाद ही उसमें दरारें शुरू हो गई। कोई मीटिंग से छूट के जा रहा है, कोई अटेंड नहीं कर रहा है, कोई बयान दे रहा है, कोई नखरे या जिसको कह रहे हैं रूठ के जा रहा है, कोई कंडीशन रख के मीटिंग में आ रहा है। तो ये पहले दिन से ही दरारें थी, वक्त के साथ वो दरारें बढ़ती गई, और आज स्थिति ये है जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, दरारों की जो बढ़ने की गति है वो तेज होती जा रही है। और उसका जो आज हमने देखा असर, कि जो एक इम्पॉर्टेंट घटक था जिसने एक्चुअली इंडी अलायंस की शुरुआत की थी, नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी इसकी, वो खुद ही छोड़ की के आर्किटेक्ट थे की साहब। आर्किटेक्ट आप कह सकते हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने खुद ही इस गठबंधन को छोड़ दिया, ये कह के कि मुझे तो इसमें कोई दम दिख नहीं रहा। तो जो आर्किटेक्ट था, जो डिजाइनर था, जब उसी ने ही कह दिया कि मेरा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो बाकी तो सिर्फ लटके हुए थे। तो जब वो लटके हुए थे तो वो अपने आप ही इधर उधर गिरेंगे। तो आने वाले समय में आपको ये घटनाक्रम और दिखेगा, और जिस तरह से बयान आने शुरू हो गए हैं उससे सिर्फ खटास बढ़ेगी, ये गठबंधन बचने वाला नहीं। आपको क्या लगता है, जिसको हम की आर्किटेक्ट कह रहे हैं, जो एंटी बीजेपी एक ब्लॉक जिसको इंडिया नाम दिया गया था, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, पता नहीं कहाँ कहाँ से शब्द ढूंढ करके लाए गए थे और कितना रिसर्च किया गया होगा कि इंडिया शब्द लिखने के लिए इसमें कुछ कुछ शब्द ढूंढ करके लाए जाए, और अगर इसका हिंदी अर्थ उनसे पूछ लिया जाए तो हकला जाएंगे, उनको दिमाग लगाना पड़ेगा या डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। जो इसके की आर्किटेक्ट थे उनका क्यों मोहभंग हो गया? कई लोगों का कहना है कि जो संयोजक नहीं बनाए गए, कई का कहना है कि 2024 के लिए उनको चेहरा नहीं बनाया गया, कुछ का कहना है कि नहीं नहीं वो तो कांग्रेस ही नहीं चाहती है कि कोई और चमके, इसलिए वो ममता को भी नहीं आगे आने देना चाहती, नीतीश कुमार उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और कई दूसरे कारण गिनाए जा रहे हैं। पर आपका क्या आकलन है नीतीश कुमार के बारे में, और इसका इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ने वाला है अब भविष्य के लिए, इंडिया अलायंस के लिए? मेरा तो मानना है कि खेल ही बिगाड़ दिया है नीतीश ने। आपकी टिप्पणी। सर देखिए क्या होता है कि खेल तो पहले दिन से ही बिगड़ा हुआ था। जैसे कहते हैं ना कि बेमेल गठबंधन था, जबरदस्ती से, जिसे कहते हैं ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बहानवती ने कुनबा जोड़ा।
ये वो कहानी थी। अब इस बेमेल गठबंधन का बोझा कौन कब तक उठाता? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि नीतीश बाबू को ये बात समझ में आ गई थी कि देखो यहां होना जाना तो कुछ है नहीं, अभी तक हम कोई एजेंडा नहीं बना पाए, सीट शेयरिंग को लेके कुछ हो नहीं रहा, सारे घटक दल अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, आज तक ये कन्वीनर नहीं बना पाए, आज तक कोई ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना पाए। अब बचे हैं मुश्किल से 2 महीने, अब 60 दिन में अब क्या तीर मार लेंगे? तो कुल मिला के स्थिति ये थी कि उन्होंने समझा कि यार मैं इस बोझ को उठाने से अच्छा है सबसे पहले मैं ही निकल लूं और ये कह दूं कि यार ये लोग आपस में काम नहीं कर सकते हैं, कम से कम मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं आएगी या मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि यार ये इंडिया अलायंस अगर फेल हो गया तो नीतीश कुमार जी आप तो लीडर थे, हारने के बाद मैं क्या जवाब दूंगा, पहली बात। दूसरा, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि बिहार की राजनीति में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। जिस तरह से प्रशांत कुमार की जो टीम चल रही है ग्राउंड लेवल पे, वहां पे भी आरजेडी, देखिए आरजेडी अभी तक टिका हुआ था लालू प्रसाद की इमेज को लेके, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चों का कोई मास अपील है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी को यह पता थी कि वो धीरे धीरे उनकी जो जेडीयू है वो बिहार में सिकुड़ती जा रही है, उनका आधार नहीं है। ही विल बी जूनियर पार्टनर। अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं, आपस में जेडीयू आरजेडी का जो बंटवारा होना है सीटों का, वहां पे भी इनको कोई हाथ आने वाली चीज दिख नहीं रही। लोकसभा चुनाव में भी जब सीटों का बंटवारा होगा तो इनको आरजेडी का जो बार्गेनिंग पावर है उसके आगे ये कमजोर है। तो कुल मिला के राज्य में भी नीतीश कुमार की जो नैया है वो डोल रही है। अब सवाल ये है कि कुर्सी पे कब तक रहा जाए, क्योंकि अगर जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उसमें अगर आरजेडी सीटों के मामले में नीतीश कुमार की बात नहीं सुनती और वो सीएम रहते हैं तो ये बड़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपका जूनियर पार्टनर आपकी सुन नहीं रहा और आप सीएम है, आपकी चल नहीं रही, तो एम्बेरेसिंग सिचुएशन है, तो पॉलिटिकली बहुत सीरियस नुकसान होता। तो उन्होंने पाला पलट के आ गए वो बीजेपी की तरफ। इनकी नीतीश जी की निगाह है 2025 के चुनाव में, वहां बीजेपी को ये कन्विंस करना कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे लेकिन मैं सीएम कैंडिडेट रहूंगा, क्योंकि उनको पता है अब सेंटर में तो उनका रोल खत्म हो गया। अब समस्या ये है कि बीजेपी को भी पता है कि पहले आप लोकसभा की बात करो, जब विधानसभा आएगा तब देखेंगे। और इस समय लोकसभा के जो चुनाव आएंगे, बीजेपी खुल के पूरी सीटों पे उम्मीदवार उतारेगी। सिर्फ उनका मुकाबला अब होगा आरजेडी से, क्योंकि प्रशांत कुमार के भी जो पार्टी है वो तैयार नहीं है चुनाव के लिए, वो पहले विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इस समय बीजेपी के लिए ये एक सुविधाजनक अलाइनमेंट था कि नीतीश कुमार को जोड़ लो, ऑपोजिशन खत्म हो जाएगा, सिर्फ आरजेडी वर्सेस, फिर ये हो जाएगा लालू वर्सेस मोदी। और जनता जब चुनाव देखेगी रिजल्ट्स, तो निश्चित रूप से पलड़ा बीजेपी का भारी है, जो उनको जरूरत है। क्योंकि अगर ये लग रहा है कि थोड़ी बहुत जगह पे मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में डेंट आने की उम्मीद है लोकसभा चुनाव में, तो उस डेंट को कम कैसे किया जाए, तो बीजेपी की एजेंडा इस समय ये है। रही बात विधानसभा चुनाव की, सर बदलते जो ना समीकरण बदलते राजनीति में देर नहीं लगती, अभी उसमें है कई महीने। और उस समय अगर बीजेपी ये कह देगी ठीक है हम आपको सीएम कैंडिडेट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी सीट पे बीजेपी खड़ी होगी, मंत्रिमंडल में मेजर सीट्स बीजेपी की होंगी, तो आपको हम कुर्सी दे देंगे लेकिन बाकी जितने आपके दागी चेहरे हैं उनको नहीं देंगे, वगैरह वगैरह, एक बार्गेनिंग की जा सकती है। और दूसरी तरफ प्रशांत की पार्टी तैयार हो जाएगी, तो बीजेपी का जो डायरेक्ट मुकाबला है वो प्रशांत से होगा। आरजेडी विल बी ए थर्ड फोर्स। अब ये लोकसभा चुनाव में पता लग जाएगा कि आरजेडी की कितनी साख बची है बिहार में, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो आमने सामने हो। तो बिहार में बहुत तेजी से राजनीति बदलेगी और बीजेपी के लिए एक काफी बड़ा माइलेज मिलने की उम्मीद है। और जो भगवान राम का
मंदिर बना है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो समारोह हुआ है जिसमें देश की तमाम जानी-मानी हस्तियाँ मौजूद थी, चेहरे मौजूद थे और उसका जो एक इम्पैक्ट हुआ है, मुझे तो लगता है कि जिन्होंने निमंत्रण पत्र अस्वीकार किया था, ठुकराने की हिमाकत की थी, अब उनके दिमाग पर भी उस भव्य समारोह का असर होने लगा है। अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों कह रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले, कि हमारी सरकार तो वैसे ही काम कर रही है जैसे भगवान राम ने अपना राज्य चलाया था। ये अपनी तुलना भगवान राम से कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी जो भीतर की घबराहट है, जो एक माहौल से आमतौर पर सभी के चेहरों पर देखी जा रही है और दिलों पर भी असर दिखाई दे रहा है, उसको छिपाने की चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल साहब को आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। केजरीवाल साहब ने एक स्किल डेवलप कर लिया है कि आप जनता में पोस्चरिंग करते रहिए। जनता को सिर्फ जो जितना जनता सुनेगी वो मेरे को फेस वैल्यू पे विश्वास कर लेगी। अब रही बात भगवान राम से अपनी तुलना करना कि हम तो वही कर रहे हैं जो राम राज्य में था। मुझे तो कहीं नहीं देखा कि राम राज्य में दारू पॉलिसी थी। मुझे तो नहीं दिखा कि वहां पे जो राम राज्य में जो उनके खास मंत्री थे या जो उनके करीबी लोग थे वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे। भाई भरत जी ने तो खड़ाऊ से सरकार चलाई थी, वो तो कुर्सी में राम की प्रतिमा ही देखते थे। केजरीवाल साहब तो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। क्या केजरीवाल साहब बनवास जाना चाहते हैं? उस समय तो चलो लंका जाना था, यहाँ तो तिहाड़ तक की यात्रा है, 11 किलोमीटर है, वो तो अलग बात है। कहने का मतलब ये है सर कि अगर कहीं से भी अगर इनको राम राज्य लगता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये अपनी तुलना कर रहे हैं या एक बहती हुई गंगा में हाथ धोने की बात कर रहे हैं कि लोग मुझे राम राज्य के लिए उत्तराधिकारी मान लें। आज भी महाराष्ट्र में उन्होंने कहा, देखिए मैं इंजीनियर हूं, मुझे पता है बिजली कैसे दी जाती है। तो भाई ये अगर आप इंजीनियर हैं तो बिजली तो भारत के हर गांव में पहले ही पहुंच चुकी है, और क्यों सी बिजली देनी है आपको? तो कहने का मतलब ये है कि ये कहने की बातें हैं और उनको पता है कि मैं जितना प्रचार करूंगा उतना मुझे जनता सुनेगी। लेकिन क्या होता है ना सर कि जिस तरह से ये चढ़े थे 2014 में, जनवरी में ही इन्होंने अपनी पार्टी की बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थी चुनाव जीतने के बाद। अब ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं, अब हालत देख लीजिए। उस समय ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज की केजरीवाल साहब का 31 जनवरी 2014 का बयान है कि मोदी ने अपनी ब्रांडिंग के ऊपर 500 करोड़ रुपए खर्चे, जबकि वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं के चुनाव में। इन्होंने दिल्ली के सीएम होते हुए 1100 करोड़ रुपए खर्चे। तो ये इसलिए मैंने कहा ना कि सर इनको आपको डिस्काउंट कर देना चाहिए। ये तो जबरदस्ती शोर मचाना है ताकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इनको मीडिया अटेंशन मिलते रहे। इनको पता है कि जिस तरह से इस समय राम वेव चल रही है उसमें ऐसे कई पत्ते उखड़ जाएंगे जिनका पता भी नहीं लगेगा। तो ये अपने वजूद को बार बार जनता के सामने लाने का प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो इन्होंने नए सिरे से एक शिगुफा छोड़ा कि साहब हमारे एमएलएज को 25-25 करोड़ रुपया दिया जा रहा है या देने का ऑफर किया गया है। ये कोई संख्या भी अगर गिने कि कितनी बार ये इस तरह की बातें कर चुके हैं और आज तक सबूत के नाम पर कुछ नहीं सामने पेश कर रहे हैं, ये बीच-बीच में शिगुफा छोड़ते क्यों हैं? और इनको क्या लगता है कि क्या पब्लिक का कोई एक हिस्सा है जो इनकी बात पर भरोसा करेगा? और कितने एमएलए तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पास तो मुझे लगता है कि 6 या 7 एमएलए हैं 70 की विधानसभा में। कितने एमएलए तोड़ेगी बीजेपी और सरकार बनाएगी? जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो कहा कि मनीष सिसोदिया ने चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए गिरफ्तार कर लिया। फिर संजय सिंह के बारे में यही सिगोपा छोड़ा इन्होंने। ये तो अभी तक इन्होंने खुद नहीं कहा कि
मुझे भी भारतीय जनता पार्टी में आने का ऑफर है, और अगर नहीं आऊंगा तो मुझे गिरफ्तार करवा लेंगे। नहीं, वो दिन भी दूर नहीं है सर, वो स्टेटमेंट भी आने वाला है। देखिए, जहां तक बात है इनकी, देखिए जहां जहां तक केजरीवाल साहब के एमएलए को खरीदने की बात है, देखिए मोदी साहब और अमित शाह ना गुजराती है, वो कबाड़ नहीं खरीदते, वो डायमंड के व्यापारी हैं। उनको पता है कि दाव लगाना है तो कहां लगाना, और उसके लिए कबाड़ खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए कौन देगा सर? अगर मान लीजिए मोदी योगी को मोदी और अमित शाह को दिल्ली पे राज भी करना है तो बहुत आसान है ना। इतने करप्शन केसेस हैं, इतने इश्यूज हैं, अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डालो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, सरकार आपकी। इसके लिए पैसा क्यों खर्चना? क्योंकि इन्होंने कांड ऐसे किए हुए हैं कि कोर्ट भी इनको जमानत नहीं देने वाला है। तो कुल मिला के कोई मतलब रहता नहीं। और दिल्ली में इनको किस लिए सत्ता चाहिए? तो कुल मिला के इस समय एमपी की सीटें हैं, सातों की सातों इनके पास हैं, बीजेपी के पास। एमएलए का अभी इनको कोई चार्म दिल्ली में दिख नहीं रहा। इनके पास और बड़े राज्य हैं जहां पे इनको काम करना है। तमिलनाडु में काम करना है, केरल में काम करना है, बंगाल में काम करना है। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह साहब या मोदी साहब के पास इतना टाइम है कि दिल्ली जैसी एक मेयर सीट को लेके वो इतने परेशान होंगे। उनके पास इस समय बहुत कुछ है सोचने को, और मुझे नहीं लगता कि इस समय टाइम होगा उनके पास। क्योंकि जो अगर तमिलनाडु में उनको डेंट मारना है, जो कि उम्मीद है कि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी अच्छा करेगी, और बंगाल के अंदर भी इस बार ये देखना है कि वोट परसेंटेज बढ़ता है या नहीं। तो ये दो बड़े अभी चैलेंज हैं। और फिर तेलंगाना का मुद्दा सामने है, क्योंकि अभी वहां कांग्रेस है, फिर कर्नाटक है, वहां पे भी इनको अपनी पॉपुलैरिटी को रीगेन करना है। महाराष्ट्र का चैलेंज अभी है बीजेपी के सामने, क्योंकि जिस तरह से वहां पे उथल पुथल चल रहा है पिछले 3-4 साल से, तो बीजेपी के लिए वहां भी चैलेंज है। तो मुझे नहीं लगता दिल्ली इस समय मोदी और अमित शाह के रेडार पे होगा। कोई बहुत बड़ा रिस्क, पॉलिटिकल चैलेंज यहाँ नहीं है, और ना ही कोई इंटरेस्ट है, जबकि बाकी स्टेट्स में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। और ये गिरफ्तारी से कब तक भाग सकते हैं, कब तक भागेंगे? और एक सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कुछ समीक्षकों के द्वारा, कि ये जानते हैं कि ये गिरफ्तार हुए और इनकी पार्टी और सरकार खत्म। सर, अगर आप मेरा फोरकास्ट देखते हैं गिरफ्तारी का, तो मुझे लगता है जिस दिन ये बजट पेश हो जाएगा उसके आसपास देख लीजिएगा कोई डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अभी तो इनके पास बहाना है कि आप मेरे को बार बार ईडी बुला रहे हैं, और राज्य का बजट कौन पास करेगा, मैं सीएम हूं, मेरा कंसेंट जरूरी है। तो ये कोशिश करेंगे कि ये दिल्ली सरकार का बजट डिले करें, क्योंकि जितना दिन ये डिले करेंगे उतना ये बाहर रहेंगे। जिस दिन दिल्ली सरकार का बजट आ जाएगा, मुझे लगता है उसके अगले दिन ईडी, अगर ये नहीं गए तो ये ईडी इनको जाके उठा लाएगी। ये मेरा असेसमेंट है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। और विजय जी, ज्ञानवापी का जो डेवलपमेंट है, अब आगे का आपको रोड मैप क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि 32 ऐसे एविडेंस मिल गए हैं एएसआई सर्वे टीम को, जो चीख चीख करके कह रहे हैं कि यहाँ तो बहुत विशाल मंदिर था जिसके ऊपर ये ज्ञानवापी नाम की मस्जिद आयद की गई है। तो ये तो अयोध्या से भी ज्यादा प्रमाणिक और ज्यादा पुख्ता केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, इस पे आज एक डिटेल्ड वीडियो मैंने किया है मेरे चैनल पे, कि जो ज्ञानवापी और काशी के जो अननोन फैक्ट्स हैं, उस पे, कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है। 13,000 साल पुराना काशी का जो शहर है, और किस तरह से ज्ञानवापी में सिर्फ पहली बार नहीं, कई बार वहां पे तोड़फोड़ हुई, कई बार इस मंदिर को बनाया गया, और वो इन जो उसके एविडेंसेस हैं वो बहुत साफ है। तो अब क्योंकि कोर्ट का आदेश था और एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है कोर्ट को निर्णय लेने के लिए, तो जो चीजें दिख रही थी उसकी प्रमाणिकता को जांचने के लिए, जैसे अगर आप ज्ञानवापी जाते हैं तो दीवारें साफ दिखती हैं, मंदिर की दीवारें। अब उसके ऊपर मस्जिद बनी है, मस्जिद के गुंबद दिखते हैं।
अब वो जो दीवारें आंखों से दिख रही हैं, कभी कभी लोग ये कहेंगे कि यार जब दिख ही रहा है तो कोर्ट को क्या समझ में नहीं आ रहा है। पॉइंट ये है कि कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होता है। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो ही तरीके से आ सकता है, या तो जो पिटिशनर है वो जाके फोटो दे के देखिए सर ये रहा और ये मेरा हक है। दूसरा है कि उस फोटो की भी साइंटिफिक वैलिडिटी हो जाए कि ये वास्तव में ये जो दीवारें ये मंदिर की हैं। इसीलिए उसका साइंटिफिक सर्वे एएसआई से कराया गया है और एएसआई की रिपोर्ट में ये सारे साइंटिफिक फैक्ट कोर्ट्स को सबमिट कर दिए गए हैं। तो जब साइंटिफिक फैक्ट है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई कंफ्यूजन रहेगा कोर्ट को। हाँ, दोनों पक्षों को, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों को रिपोर्ट दी जाएगी अपने अपने ऑब्जेक्शंस दाखिल करने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्शन सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं होगा। अपोजिशन को भी एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस देने होंगे कि ये क्यों एएसआई की रिपोर्ट डिफेक्टिव है या फॉल्टी है। क्या वो साइंटिफिक एविडेंस ला पाएंगे? अगर लाएंगे तो कहां से लाएंगे, ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको एक ही आधार को बना के जो बार बार किया जा रहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, सिर्फ एक वही आधार है इस पूरी चर्चा को लेकर कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो स्थिति जहां है वो वैसी ही रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको लेके देश के अंदर कोई एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि जो आपके आस्था के केंद्र है, देखिए आपने कानून बनाया अंडर पॉलिटिकल कंपल्शन। सबको पता है कि जो 91 में कानून बना उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उनका पॉलिटिकल अपीजमेंट एक एजेंडा था। जी, जी। अगर आप अपने पॉलिटिकल अपीजमेंट के चक्कर में देश की भावनाओं को दरकिनार करते हैं और फिर आप ये कहते हैं नहीं अब तो यही कानून चलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि जनता उसको मानेगी या नहीं। और अगर ये कानून है और हो सकता है कि इस कानून को लेके अगर बीजेपी को अच्छी मेजॉरिटी मिल जाती है अगले चुनाव में, हो सकता है इस कानून में भी एक बड़ा फेरबदल कर दिया जाए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो मतलब कि 1947 के बाद बने हैं आप उनको रख लीजिए, लेकिन जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जहां पे हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो हमारे, जिसे मैं कहता हूं स्क्रिप्चर्स में, पुराणों में, वेदों में जिनकी चर्चा है, उसको आप एक छोटा सा पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आप उन सबको डिसमिस करने का प्रयास करें कि जी पार्लियामेंट ने एक पास कर दिया इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। तो पार्लियामेंट में तो जब सर संविधान बदल जाता है तो ये तो एक छोटा सा 3 पेज का कानून है। इसमें लाइन तो दो ही है काम की कि जो 47 तक जो स्थिति यथास्थिति थी वो बनी रहेगी, अनलेस अदरवाइज इट इज आर्कियोलॉजिकल साइट। तो जितने भी पुराने मंदिर हैं तो वो आराम से आर्कियोलॉजिकल साइट में क्लासिफाई किए जा सकते हैं कि जिनके स्ट्रक्चर पुराने हैं और जहाँ पे आस्था के प्रतीक हैं वो सब आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। आप उसकी जो आइडेंटिटी है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करके उसको स्टैब्लिश करिए और डिक्लेयर कर दीजिए। तो ये जबरदस्ती का एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया गया है 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। लेकिन यही एकमात्र जो मुस्लिम पक्ष है उसके पास सिर्फ एकमात्र यही आर्ग्यूमेंट बच जाता है कि ये देश के द्वारा संसद द्वारा पास किया गया कानून है, इसलिए आप ज्ञानवापी को मंदिर डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको आप मंदिर ही मस्जिद ही मानेंगे। लेकिन क्या भारत सरकार और जनता इस इलॉजिकल कानून को एक्सेप्ट करेगी? मुझे नहीं लगता। विजय जी, पॉलिटिकल पार्टियां तो भगवान राम का मंदिर बनने के बाद जो तुष्टीकरण की राजनीति करती रही हैं, थोड़ा सा चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन कुछ हार्ड लाइनर हैं जिनके बयान इधर आए हैं, देश के भीतर भी और देश के बाहर, पाकिस्तान में। इधर जब वहाँ के मीडिया को देखते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट में भी जो लोग हैं और गवर्नमेंट के बाहर भी जो लोग हैं, जिस तरह की बयानबाजी वहाँ के विदेश मंत्रालय की तरफ से हुई है राम मंदिर को लेकर के, और जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं ज्ञानवापी को लेकर के, मथुरा को लेकर के, ये अगेन एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, बदअमनी फैलाए किसी तरीके से। कुछ घटनाएं भी हुई हैं अयोध्या में समारोह के बाद, महाराष्ट्र में भी कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ दूसरे राज्यों में भी हुई हैं।
देखिए सर, इस तरह के एलिमेंट तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि समाज में क्राइम तो रहता ही है, क्रिमिनल माइंडसेट रहता ही है। कुछ लोगों को नहीं पसंद कि वो समाज में आसानी से बदलाव को समझ सके। तो अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बाकी देशों में क्या हो रहा है सर, उससे देखिए इग्नोर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके लोकल स्टैंडिंग का या उनके ओपिनियन का कोई मतलब नहीं। हम भी कह सकते हैं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है सर, वो हमारी थोड़ी सुनेंगे। यही कारण है, हम 50 बार बोलते रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है वो इंटरफियर करती है, मिलिट्री को डेमोक्रेसी चलाने देनी चाहिए। कभी कोई किसी ने सुना? कोई नहीं सुना। तो यही स्थिति है सर। भारत के बाहर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, आप इस बात को समझिए कि भगवान राम का जो मंदिर है, जो भी विदेशी जानना चाहेगा कि भाई प्रोटेस्ट किस बात का, ये किस बात का मंदिर है, जब आप भगवान राम की बात करेंगे और उनके आदर्शों की बात करेंगे, उनके प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ की बात करेंगे, तो हर आदमी कहेगा यार इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इट इज ए मैटर ऑफ सेलिब्रेशन इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि आप किसी अलकायदा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसी आतंकवादी या किसी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप किसी हमास को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि जो दुनिया में विघटन की बात करे। आप एक पीस लविंग कंट्री में जो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में अगर यूएन में भी इसकी चर्चा होगी तो सबसे पहला सवाल तो मुझे लगता है भारत के प्रतिनिधि को यही कहना चाहिए कि यूएन पहले ये तो समझे कि भगवान राम कौन थे और क्यों हम उनको मानते हैं, बिल्कुल। उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों मानते हैं। जब ये चीज वहां चर्चा पे आएगी तो मुझे लगता है सारे देशों को ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आज यूएन में आप गांधी को मानते हैं ना, और गांधी की इंस्पिरेशन कौन थे? भगवान राम। तो आप गांधी को तो मानते हो कि ही वॉज ए मैसेंजर ऑफ पीस, लेकिन उन्होंने वो कहां से सीखा, आप उसको नहीं मानोगे। कहीं कोई लॉजिक बैठती है बात को सर? तो मुझे नहीं लगता इन चीजों का कोई मतलब है, और ये सब चीजें बेकार की हैं। हाँ, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, शोर मचाने का हक है, वो अपने उस हक का इस्तेमाल करे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम।